नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सब लोग कैसे हो? हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है उसमें हमने बजट को कवर अप कर लिया है और उसके बाद में हमारा जो इंडियन इकोनॉमी सर्वे है उसकी आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंतर्गत हमारा इकोनॉमी सर्वे का हम चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता ही मूल मंत्र। इससे पहले हमने जो चैप्टर 1 के बारे में चर्चा की उसके बारे में थोड़ा कंसाइज देख लेते हैं कि चैप्टर 1 के जो की पॉइंट थे वो क्या क्या थे। तो चैप्टर 1 देख लेते हैं एक बार वापस, ताकि आप लोगों को क्या रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर 1 में सबसे पहले हमने देखा था इकोनॉमी सर्वे के बारे में बेसिक चर्चा की। इकोनॉमी सर्वे के अंतर्गत इकोनॉमी सर्वे होता क्या है? तो इकोनॉमी सर्वे है भारत के विकास पथ का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ये भारत सरकार के जो लेन देन है उनको सबके सामने प्रस्तुत करता है, आंकड़े प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा सरकार अपनी भविष्य की नीतियों एवं योजनाओं को निर्धारित करता है। उसके बाद में हमने देखा कि इकोनॉमी सर्वे है वो कौन जारी करता है। तो इकोनॉमी सर्वे है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है वो जारी करता है और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रभाग है जिसका नाम है आर्थिक कार्य विभाग। उसका प्रभाग है आर्थिक प्रभाग के द्वारा जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उसके निर्देशन में यह तैयार किया जाता है और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। 1964 से पहले क्या होता था, इकोनॉमी सर्वे और बजट है वो एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते थे, एक ही दिन प्रस्तुत किए जाते थे और एक ही खंड में प्रस्तुत किए जाते थे। परंतु 1964 के बाद में ये विधा चेंज कर दी गई और अब इकोनॉमी सर्वे वो बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा चैप्टर 1 इकोनॉमी की स्थिति क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा और उसके बारे में हमने ये बताया कि जो भारत की इकोनॉमी है वो निरंतर है, जो कि आगे बढ़ रही है। चैप्टर का नाम भी क्या है? निरंतर आगे बढ़ते हुए। निरंतर आगे कैसे बढ़ रही है? तो इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारी जो सकल वार्षिक घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो 2020 की तुलना में 2024 में लगभग 20% की वृद्धि हो गई। तो ये चीज ये प्रूफ करता है कि हमारी जो जीडीपी है या इकोनॉमी है वो निरंतर आगे बढ़ रही है। उसके बाद में हमने पढ़ा वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन, मतलब विश्व में इकोनॉमी किस प्रकार डेवलप कर रही है उसके बारे में। तो एक आईएमएफ की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ इसको जारी करती है और इसके अनुसार वैश्विक इकोनॉमी 2023 में 3.2% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? वैश्विक इकोनॉमी 3.2%। उसके बाद में हमने पढ़ा भारत की जो वास्तविक जीडीपी है वो 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी? 8.2%। पूरी दुनिया की लगभग 3% पे थी तो भारत की कितनी? 8% पे। तो ये दिखाता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो निरंतर है, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद में हमने चालू मूल्यों पर सकल जो जीबी है उसके क्षेत्र में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, कृषि, सेवा और उद्योग में, उनके क्षेत्र में उनकी भागीदारी देखी। तो कृषि क्षेत्र की कितनी है? 17.7। उसके बाद उद्योग की 27.6 और सेवा क्षेत्र की कितनी है? 54.7% हमने देखी। और विनिर्माण जीबीए की वृद्धि दर है वो 9.9%। उसके बाद में हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम निरंतर राजकोषीय समेकन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सरकार अपने व्यय को नियंत्रित कर रही है और अपने आय के स्रोतों को उनका विस्तार कर रही है। उसका प्रमाण के रूप में ये दिया है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो 2023 में 6.4% था और वहीं वो 2024 में कितना हो गया? 5.6% हो गया। इसका मतलब हम क्या हो गए? राजकोषीय समेकन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। राजकोषीय समेकन का मतलब राजकोषीय जो घाटा कम करने की जो विधा होती है उसी को क्या कहते हैं? राजकोषीय समेकन कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा सकल कर राजस्व। उसमें हमने पढ़ा कि सकल कर राजस्व का जितना राजस्व हमें टैक्स से मिलता है उसका 55% प्रत्यक्ष करों से और 45% है वो अप्रत्यक्ष करों से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है मुद्रास्फीति। जो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति है वो कम होकर कितनी हो गई? लगभग 5.4% हमारी खुदरा
मुद्रास्फीति होगी। फिर आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024, उसके अनुसार जो हमारा एनपीए है वो एनपीए कम होकर कितना हो गया है, 2.8% हो गया है। एनपीए मतलब ऐसा ऋण जो बैंक ने आम जनता को दिया था, परंतु आम जनता ने उसको वापस है जो कि समय पर बैंक को नहीं दिया, पुनः सरकार ऋण की क्या हो गई, अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई उनके पास, बैंक के पास, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, और वो कितनी है, लगभग 2.8%, और ये पिछले 12 वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई है। ये दर्शाता है कि आम जनता की और बैंकों के बीच में जो संचार हो रहा है वो संचार बहुत सुदृढ़ तरीके से हो रहा है। उसके बाद में हमने चालू खाता सीएडी पढ़ा, और सीएडी जो हमारा है 2023-24 के दौरान हमारा सीएडी है लगभग 0.7% हो गया। उससे पहले हमारा जो सीएडी था वो लगभग 2% था, और अब कम होकर कितना हो गया है, 0.7% हो गया है। इसके बाद में रेमिटेंस, जो विदेश भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों से जो भारत में पैसा भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं, हम रेमिटेंस कहते हैं। और रेमिटेंस के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत में जो रेमिटेंस मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद में जो मिडिल ईस्ट के देश है उनसे ज्यादा हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है। और भारत को रेमिटेंस कितना मिलता है 2024 में, ये 106.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब समाज के सभी वर्गों का सभी तरीके से विकास होना, सभी तरह मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से समाज के सभी वर्ग, पिछड़े वर्ग, महिला वर्ग, किसान वर्ग, युवा वर्ग, उन सभी का विकास होना क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। और एक मैंने फैक्ट बनाया था कि महिलाओं की जो श्रम भागीदारी दर है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 37% हो गई है। उसके बाद में हम बहुआयामी गरीबी के बारे में चर्चा करेंगे कि बहुआयामी गरीबी में भारत में कितने आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं। उसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, स्थिरता ही मूल मंत्र है। मौद्रिक प्रबंधन के अंतर्गत हम मेनली जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसको देखेंगे, इसके अलावा पेंशन सेक्टर, बीमा सेक्टर है या वित्तीय समावेशन जैसे जो मुद्दे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे किस प्रकार ये जो मुद्रास्फीति है वो इन्होंने क्या किया, मौद्रिक स्थिरता ही मूल मंत्र दिया। इसका मतलब जो मुद्रास्फीति है वो स्थिर रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, एकदम मुद्रास्फीति बढ़ गई या एकदम कम हो गई तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो इसका मूल मंत्र क्या है, जितनी है उतनी स्टेबल ही अगर रहे तो वो देश की इकोनॉमी के लिए एक सकारात्मक पक्ष है। तो जो सरकार ये दर्शा रही है कि हमारे जो मौद्रिक प्रबंध इस प्रकार है कि वो लगातार एक तरीके से स्टेबल रह रही है, जिससे हमारी इकोनॉमी में फ्लो बना हुआ है। अब इसको साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने कुछ आंकड़े दिए हैं। उसमें दिया है कि वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत का जो निफ्टी 50 है वो लगभग 27% बढ़ा है। हमने पहले भी चर्चा की थी, निफ्टी 50 क्या है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका मुख्य सूचकांक है वो क्या है, निफ्टी 50 है, और वो लगभग कितना परसेंट बढ़ा है, 27% बढ़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि भारतीय शेयर बाजार में जो लोगों का शेयर बाजार के प्रति जो व्यवहार है, जो विश्वास है वो निरंतर बढ़ रहा है। ये देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। शेयर मार्केट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी 50 का इंडेक्स बढ़ रहा है। इंडेक्स बढ़ रहा है मतलब लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी अपने आप क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। फिर हमने कहा पूंजीकरण की तुलना में जीडीपी अनुपात विश्व में 5वां सबसे हमारा अधिक है। मतलब पूंजी अनुपात जो जीडीपी है शेयर मार्केट के अंतर्गत वो हमारा सबसे बड़ा कितना, हम 5th नंबर पे हैं। फिर विनियामक उपायों और 2037 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से समर्थित भारतीय बीमा बाजार अगले 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। इसका मतलब हम प्रेजेंट में दुनिया के 5 बड़े बीमा बाजार उनमें शामिल नहीं है। हमारा टारगेट है कि अगले 5 वर्षों में हमें क्या करना है, दुनिया के जो सबसे बढ़ते हुए 5 बीमा क्षेत्र के देश हैं उनमें अपना स्थान प्राप्त करना है। और कब टारगेट क्या है, 2047 तक के सभी के लिए बीमा। तो ये ध्यान रखना कि भारत सरकार ने जो बीमा का निर्धारण किया है सभी के लिए बीमा, वो निर्धारण कौन से वर्ष के लिए किया है,
तो वो किया है 2047 के लिए कि हम 2047 तक देश के सभी लोगों के लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है वित्तीय मध्यस्थता। अब वित्तीय मध्यस्थता क्या होता है? वित्तीय मध्यस्थता वह मार्ग होता है जिसके माध्यम से पूर्व को उत्तरार्ध में परिवर्तित किया जाता है। अब इसको कैसे समझते हैं हम? वर्ड है वित्तीय मध्यस्थता। वित्तीय, क्योंकि ये हमारा हेडिंग था उसमें भी दिया हुआ था वित्तीय मध्यस्थता। इसको समझते हैं हम, वित्तीय मध्यस्थता होता क्या है? सिंपल सा वर्ड है। आप जैसे कोई भी दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, एक बी है। मान लो आप में से कोई व्यक्ति है, आपने क्या करवाया? बीमा करवाया है। कोई व्यक्ति ए जिसने बीमा करवाया है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? कोई बीमा की कंपनी है, मान लो LIC। तो हमने क्या किया? बीमा किससे करवाया? LIC से। ए ने किससे बीमा करवाया? बी से। तो ए और बी दो जो वित्तीय लेनदार होते हैं उनके बीच में जो मध्यस्थ का काम करते हैं उसको क्या कहेंगे? वित्तीय मध्यस्थता कहेंगे। इसका मतलब ए और बी दो व्यक्ति वित्तीय लेन देन के रूप में काम कर रहे हैं। इनके बीच में मान लो यहां पर है इन्वेस्टमेंट, ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या किया? ए व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया और उसका जो मीडिएटर बना, मान लो LIC बनी, ये इसने मध्यस्थता का काम किया और इसने LIC ने अपने पैसे क्या कर दिए? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। तो इन्वेस्ट करने वाला कौन सा? शेयर मार्केट वाला ये। तो ये हो गया अपना दूसरा वित्तीय लेनदार। और ये कौन सा हो गया? प्रथम वित्तीय लेनदार। मतलब ये प्रथम लेनदार, इसने अपना काम करना था और इसको क्या करना था? इन्वेस्ट के लिए पैसे चाहिए थे और इसको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो LIC ने क्या किया? मीडिएटर का काम किया और मीडिएटर काम करके इसको पैसे दे दिए। तो इसको पैसे दे दिए, इसने इन्वेस्ट कर दिया, इसको जो रिवेन्यू वापस मिला तो उसको इसने LIC को दे दिया। LIC ने क्या किया? जिस व्यक्ति ने बीमा किया उसको वापस उसका एक पर्टिकुलर है जो कि भाग इसको वापस दे दिया। तो ये क्या हो गया? वित्तीय मध्यस्थता। मतलब जितने भी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बीमा कंपनियां होती है, वो सारे के सारे क्या कहलाती है? वित्तीय मध्यस्थता का काम करती है। तो ये वित्तीय मध्यस्थता। इसमें अब इसके बाद में है MSME को ऋण वितरण में वृद्धि को आपातकालीन ऋण संबंध गारंटी योजना के तहत 100% ऋण गारंटी के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने जैसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, इसमें एक बार वापस बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो एक तो याद रखना है ये वाला, इसमें जो पहला फैक्ट है उसको याद रखना है कि जो सभी के लिए बीमा जो लक्ष्य है वो कब तक के लिए है? 2047 तक के लिए। उसके बाद में हमें अगला फैक्ट है वो याद रखने वाला, इसमें है नहीं, फिर आगे देखते हैं हम। सरकार ने MSME से संबंधित कुछ पहले शुरू की है। कौन कौन सी जो पहले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है कि व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो MSME के व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है। तो MSME में जितने भी लोग रजिस्टर होते हैं उनके व्यापार में जो छूट के लिए एक प्रणाली काम आती है ऑनलाइन, उसका नाम है TREDS। इसका पूछा जा सकता है कि व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली या TREDS पहल किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? MSME से संबंधित है। फिर अगला है उद्यम पंजीकरण पोर्टल। ये जो MSME सेक्टर में अगर पोर्टल आप उद्यम शुरू करना चाहते हो तो उसके पंजीकरण के लिए एक एकीकृत पोर्टल है और इसकी शुरुआत है वो 1 जुलाई 2020 से शुरू की गई। तो ये पूछा जा सकता है कि MSME मंत्रालय ने MSME जो इंडस्ट्री है उसको पंजीकृत करने के लिए एक पोर्टल शुरू की है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है MSME उद्यम पंजीकरण पोर्टल। और ये कब जो शुरू हुई है? 1 जुलाई 2020 से शुरू हुई है। तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखने हैं। अगला है MSME की परिभाषा में बदलाव कर दिया गया है। 1 जुलाई 2020 से MSME की परिभाषा में हमें चेंज कर दिया गया है। अब वर्तमान में सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे? आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे? तो ऐसा उद्योग जिसमें निवेश 1 करोड़ तक और उसका अगर टर्नओवर 5 करोड़ हो तो उसे क्या कहेंगे हम? सूक्ष्म उद्योग। फिर लघु उद्योग, निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर
50 करोड़, मध्यम निवेश 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ तक होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, एमएसएमई इंडस्ट्री कहेंगे। आरएस 2021 के अंतर्गत ये मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। पता नहीं आरपीएससी ने कैसे पूछ, मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखना था, सिर्फ इतना ही पूछा था और कितने नंबर का था, 5 नंबर का था। 2 नंबर का वैसे क्वेश्चन था, 5 में पूछ लिया तो पूछ लिया, यही लिखना था। लोगों ने सभी ने लिखा, हमने पूरा एग्जैक्ट लिखा और 5 में से 5 नंबर भी इकोनॉमी में मिले हैं सबको। आपने कॉपी देखी होगी, जिसकी मेंस की कॉपी आपके मार्केट में या टेलीग्राम ग्रुप में मिली होगी, उसमें जिसने ये सही लिखा है आंकड़े, उनको 5 में से 5 नंबर मिले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आरपीएससी पूछती है, क्योंकि उस बार का जो इकोनॉमी सर्वे था उस टाइम वाले, उस इकोनॉमी सर्वे में ये दिया हुआ था तो सीधा सीधा वहां से उठा लिया। इस बार भी इकोनॉमी सर्वे में भी ये चीज दी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में वित्तीय समावेशन। अब ये अगर हमारा टॉपिक आ जाता है, वित्तीय समावेशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन अच्छा वर्ड है। आप इकोनॉमी में जब मेंस का पेपर लिखो तो इस प्रकार के वर्ड है जो कि वित्तीय समावेशन, इस प्रकार के वर्ड का आप यूज कर सकते हो। वित्तीय समावेशन का क्या मतलब होता है, समाज के सभी वर्ग हैं उनको वित्तीय क्षेत्रों से या फिर कहेंगे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वंचित है, चाहे आदिवासी हैं, चाहे दलित है, चाहे महिला है या पिछड़े वर्ग है, उनको सभी को क्या करना है, वित्तीय साक्षरता उपलब्ध करवाना, वित्तीय क्षेत्र तक पहुंच सुनिश्चित करना, बैंकिंग क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय समावेशन कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी लोगों के पास बैंक खाते होने चाहिए, सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए, डिजिटल हम लेन देन करते हैं वो होनी चाहिए। इसके साथ में ऋण प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए, जो पैसे हैं वो जमा कराने की सुविधा होनी चाहिए, जो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करने की सुविधा, ये सारी की सारी किसमें आ जाती है, अपने इसमें वित्तीय समावेशन के अंदर आ जाती है। तो वित्तीय समावेशन में इस बार इकोनॉमी में ये दिया हुआ है कि वर्ल्ड बैंक की वित्तीय स्थिरता, जो वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस, तो ये एक अगला अपना फैक्ट और आ गया कि वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस जो रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इस संस्था का नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक। इसके अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपने वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे देश में वित्तीय समावेशन दिनों दिन बढ़ रहा है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद में जैसे जनधन खाते हैं, आधार कार्ड का लिंक है, जो फिर जेम जो ट्रिनिटी है, इसके माध्यम से क्या हो गया, वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। उसके बाद में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया, ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसके माध्यम से वित्तीय समावेशन क्या हो रहा है, भारत में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। औपचारिक वित्तीय संस्थाओं में खाता खुलवाने वाले वयस्कों की संख्या 2011 में 35% और 2021 में कितनी होगी, 77%। ये आंकड़ा ये दिखाता है कि भारत में जो वित्तीय समावेशन है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। फिर इसमें आपको एक याद रखना है कि जो वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखना है। फिर सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रवाह को बढ़ाकर रुपे कार्ड, हमने अभी जिक्र किया था, रुपे कार्ड है, यूपीआई है, इनके माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा कि आरबीआई ने मार्च 2022 में फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान करने के विकल्प के रूप में यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट पेश किया है। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं भाई, ध्यान रखना इन दोनों को आपको अच्छे से याद करना है कि यूपीआई 123 पे किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये यूपीआई 123 पे किसके द्वारा जारी किया गया, आरबीआई के द्वारा। फिर है यूपीआई लाइट किसके द्वारा किया जाए, एनपीसीआई के द्वारा। तो लाइट है मतलब छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एनपीसीआई। और यूपीआई 123 यानी आरबीआई, ठीक है। तो इसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं 123 इसमें 3 वर्ड है तो अपने ये कनेक्ट हो गए। तो यूपीआई 123 आरबीआई, यूपीआई 123 किसके, आरबीआई का, और यूपीआई लाइट किसका है, एनपीसीआई का, ठीक है। तो याद रह जाएगा, तो ये दोनों याद करना है। और मान लो ये क्वेश्चन अगर ये आएगा
तो इसका जैसे मान लो ये यूपीआई 1 2 3 दे दिया, तो इसका पहला ऑप्शन ही एनपीसीआई होगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुए, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है या किससे संबंधित है, क्या है देखते हैं। यह घरेलू तीव्र भुगतान प्रणाली को जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इस नेक्सस का उद्देश्य 4 आसियान देश, इसमें कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को भारत के एफपीएस से जोड़ना है। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो थाईलैंड में कोई व्यक्ति बैठा है और हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, तो हम भारत में बैठे हुए भी थाईलैंड या फिर सिंगापुर वहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, खुदरा व्यापार के लिए या फिर खुदरा जो भुगतान होता है उसके लिए। तो इसका मतलब जो सीमा पार भुगतान प्रणाली है उसको सरल बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट नेक्सस है वो शुरू हुआ है, तो भारत भी इसमें शामिल हो गए। तो पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है, तो ये है जो कि घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों के लिए जो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान है उससे संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से 4 देश शामिल है, मलेशिया, फिलीपींस, उसके बाद में सिंगापुर और थाईलैंड इसमें शामिल है। तो ये आपको याद रखना है प्रोजेक्ट नेक्सस भी। फिर उसके बाद में भारत को एक फिनटेक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन आदि कई योजनाएं शुरू की है। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये फिनटेक क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ड है फिनटेक, फिनटेक इंग्लिश में लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो एफ-आई-एन का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म हो गया फाइनेंशियल, टेक का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिनटेक वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो वित्तीय लेन देन है ये वित्तीय कार्यों में तकनीकी का प्रयोग करना, वित्तीय कार्य फाइनेंशियल जो कार्य है उसमें किसका प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है, फिनटेक कहलाता है। जैसे आप मान लो यूपीआई है, यूपीआई में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, भुगतान होता है, भुगतान होता है मतलब क्या होता है, पैसों का भुगतान, मतलब किससे संबंधित, फाइनेंस से, और किसके माध्यम से होता है, मोबाइल के माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो वो क्या होगी, टेक्नोलॉजी। तो ये यूपीआई क्या हो गया, एक प्रकार का फिनटेक हो गया, ठीक है। तो फिनटेक अगर पूछा जाए फिनटेक का मतलब क्या होता है, तो फाइनेंशियल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है उसी को क्या कहते हैं, हम फिनटेक कहते हैं। तो फिनटेक को बढ़ाने के लिए हमने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, बिल्कुल सीधा सा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम बिल्कुल शुरू किया। फिर भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है, जिसकी तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत है जो कि फिनटेक जो अर्थव्यवस्था में दुनिया में कौन सी रैंक पर है, तीसरे नंबर पर भारत है जो कि काबिज है। उसके बाद में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की प्रगति, इंडिया स्टेक एक व्यापक डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली पर आधारित है। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखने हैं कि जो डीपीआई है वो डीपीआई क्या है, ये मेंस में हम पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें अगला जो पॉइंट आता है हमारा इंडिया स्टेक। तो इंडिया स्टेक के 3 महत्वपूर्ण घटक है, पहचान स्तर, भुगतान स्तर और डाटा शासन स्तर है यह स्टेक। अब पूछा जा सकता है कि इंडिया स्टेक क्या है, तो इंडिया स्टेक डिजिटल लेन देनों की सुविधा प्रदान करने हेतु एक डिजिटल पहचान प्रदान करता है। अगर हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हैं तो ये एक पहचान प्राप्त करता है कि ये आपकी पहचान है, ये इंडिया स्टेक है। ये आपके मेंस में पूछा जा सकता है कि इंडिया स्टेक या तो 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है इंडिया स्टेक क्या है या इंडिया स्टेक के कार्यों पर चर्चा की है। अगर प्री में बात करें तो प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया स्टेक किससे संबंधित है, तो ये आंसर अपने क्या लिखना है, डिजिटल लेन देनों की सुविधा करने के लिए ये हमें क्या देता है, एक आइडेंटिटी देता है। फिर अगर टिपिकल टफ क्वेश्चन पूछ ला कोई, मान लो एग्जामिनर की नहीं मुझे तो इकोनॉमिक पेपर है जो कि टफ बनाना है, तो उसमें पूछा जा सकता है इंडिया स्टेक के 3 महत्वपूर्ण घटक है, ये दे सकता है। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया स्टेक का घटक नहीं है, तो 3 ये डाल देगा, पहचान, भुगतान और डाटा शासन, चौथा कोई और डाल देगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको एक बार याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये मेंस में भी हम पढ़ेंगे वापस इंडिया स्टेक क्या है, तो उसके अभी याद कर लेंगे तो मेंस में इसको याद करने में थोड़ी हमें सुविधा मिलेगी। फिर आईएमएफ के अनुसार भारत के डिजिटल वित्तीय समावेश में वृद्धि से औसत वार्षिक विकास में 2.2% की वृद्धि होती है। आपको ये फैक्ट याद रखना है
क्योंकि एक बार 2016 या 18 का प्री का पेपर था, उसमें पूछा था कि किस वजह से, मतलब ऐसे कौन से अगर इकोनॉमी में हमारा फैक्टर हो जाए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी है वो में लगभग 2% की और ग्रोथ हो सकती है। तो उस समय ये जीएसटी के संबंधित था, क्योंकि जीएसटी उस समय आया था नया नया, तो उससे जीएसटी से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि अगर डीपीआई जो डिजिटल वित्तीय समावेशन है उसमें अगर वृद्धि हो जाती है तो भारत में जो औसत है जो इकोनॉमी की वृद्धि दर है वो 2.2% बढ़ेगी। तो ये आर्थिक विकास है ये बढ़ेगा। ये किसकी रिपोर्ट में कहा गया है? आईएमएफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में 2.2% की आर्थिक विकास बढ़ सकती है किस वजह से? तो वहां जीएसटी ऑप्शन हो सकता है या फिर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके, ऐसे कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो आंसर हमने क्या लिखना है? डीपीआई देना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में सीधा सीधा दिया हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं भारतीय पूंजी बाजार में रुझान। अब कैपिटल मार्केट की क्या स्थिति है वो देखते हैं। भू राजनीतिक जोखिम बढ़ने, ब्याज दरों में वृद्धि और कमोडिटी की अस्थिर कीमतों के बावजूद भारतीय पूंजीगत बाजार वित्त वर्ष 2024 में उभरते बाजारों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक है। हमने पहले भी चर्चा कर ली कि हमारा जो पूंजीगत बाजार या कोई भी हमारा शेयर मार्केट है उसकी स्थिति बाकी दुनिया के देशों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। सरकार और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन शुरू किए। इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सभी के लिए बीमा मिशन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा सभी के लिए बीमा मिशन है वो कब तक है जो कि इसको लक्षित किया गया है? तो 2047 तक। ठीक है, हमने पढ़ा विकसित भारत की संकल्पना 2047। उसके बाद में ये जो टारगेट है ये किसके द्वारा शुरू किए गए? ये जो मिशन है सभी के लिए बीमा 2047 तक है, ये मिशन किसके द्वारा शुरू किए गए? तो IRDAI है, भारतीय बीमा एवं विनियामक विकास प्राधिकरण है, उसके द्वारा ये मिशन शुरू किए गए। तो इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ज़्यादा एंजाइटी वगैरह तो फील नहीं हो रही ना? अपने जोश को नियमित रूप से बना के रखना है। एंजाइटी वगैरह होती रहेगी, हमें इन चीज़ों से नहीं डरना। आप होने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी हो, तो ये व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम है इनसे आपको जूझते हुए, इनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और जो आपका मोटिवेशन है वो कम नहीं होना चाहिए। बाई मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो इंटरनल मोटिवेशन है वो इतना ज़्यादा मजबूत और इरादा आपका इतना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि आप जो आने वाली कितने भी समस्या हैं उन पे आप काबू पा सकें, उन पे आप विजय प्राप्त कर सकें। तो आप आराम से रहिए, बिल्कुल आराम से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आराम से तैयारी कीजिए। और कुछ लोगों का जो इकोनॉमी का फोबिया है उस फोबिया के लिए हमने शुरू कर दिया है बजट की क्लास, आपने देख ली होगी। उसमें जो 20-25 पेज में हमने पूरा कंपाइल किया था उसमें हमने पूरा अंडरलाइन करके बता दिया ये चीज़ें याद करनी है। तो आई थिंक 2 या 3 पेज से ज़्यादा वो नहीं होगा। और जो हमने इकोनॉमी सर्वे शुरू किया उसमें भी हम साथ साथ में बता रहे हैं कि ये पॉइंट आपको याद करना है। तो ये पॉइंट भी आप अगर अपने नोट्स में खुद बना कर लिखोगे तो 3, 4 या 5 पेज से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब कुल मिलाकर 7-8 पेज में इकोनॉमी सर्वे और बजट है वो पूरा का पूरा सार है, जो कि रूप से आपको सार गर्भित रूप में आपको मिल जाएगा। तो उसी को आपको पढ़ना है और बाद में जब रिवाइज करो तो उसी को बार बार रिवाइज करना है। अन्यथा आपके जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है वो आपके मान लो कि यहाँ से पूरे आने की संभावना है। तो आप इनको आराम से कर लेना, बाकी मतलब इधर उधर मार्केट में देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कर रहे हो तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे 500 पेज का है, जितना भी करो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। अगर एग्जामिनर में ठान ली कि नहीं मैं सही नहीं होने दूंगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है, फैक्ट कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 100% तो कोई एक्यूरेसी होती नहीं है, फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि ये ट्रेंड्स चल रहा है, इस प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो वो हमने सारे के सारे क्या कर दिए, कंपाइल कर दिए। और कुछ बेसिक जो इकोनॉमी के टॉपिक है, जो कुछ जैसे सूचकांक है, ये सूचकांक बेसिक इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं परंतु यहाँ पर भी लेके आ गए। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी सर्वे में दिए हुए थे कि ये सूचकांक होते हैं, तो हमने उठा लिए और हो सकता है एग्जाम इधर यहाँ से पूछ ले कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपने प्री के हिसाब से जितने भी फैक्ट और कंसेप्टुअल सारे के सारे चीज़ यहाँ हमने कंपाइल कर लिए। आप इनको आराम से
2-3 बार रिवाइज करना, और उसके बाद में हम एक जल्दी इसके लिए टेस्ट लेके आएंगे, तो आप उस टेस्ट को आराम से दे देना, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उनका आप वैसे कोई वापस पुनः मूल्यांकन कर सकोगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम पास में आ रहा है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और ना ही अपने ऊपर एंग्जाइटी को हावी होने देना है, और ना ही अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उसको उनको आप पर्सनली पर खुद पर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आराम से तैयारी करो, खुद पर आत्मविश्वास रखो। इसके अलावा कोई किसी चीज़ की सुनने की या डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस खुद पे विश्वास ही सबसे पहली चीज़ होती है, जो प्राइमरी चीज़ होती है वो यही है। और पेशेंस के साथ काम करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, समय को व्यर्थ खर्च मत करना। बस इतना ही। अब शुरू करते हैं हमारा जो पुनः इकोनॉमी सर्वे में इस बार कौन कौन सी सूचकांक, इस बार जो इकोनॉमी सर्वे में स्पेसिफिक चीज है कि सूचकांक दी हुए, तो हो सकता है आई थिंक यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि कौन सा किसका सूचकांक है, या फिर सुमेलित कर किया जा सकता है कि इसको इससे सुमेलित करो, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा युग्म असुमेलित है। 3 युग में सुमेलित हो जाएंगे, 1 युग में असुमेलित हो जाएगा। अगर यूपीएससी की तरफ से ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 स्टेटमेंट सुमेलित करके दे देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कितने युग में वो सुमेलित है या कितने युग में असुमेलित है, जो सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अपने 10 एक है उनको याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की है नेस्डेक। नेस्डेक किसका है? अमेरिका का। हमने पहले याद किया नेस्डेक अमेरिका, निक्की जापान, ताईएक्स, देखो ये तो नाम से पता चल रहा है, ताईएक्स वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये ताइवान है। ताइवान की स्पेलिंग क्या होती है? TAIWAN। तो ये भी TAI है, ये TAI है, तो इसमें याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट डे हमने पहले पढ़ा है, नेक्स्ट डे किसका हो गया? अमेरिका का। निक्की किसका हो गया? जापान का। फिर हमने पढ़ा है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स किसका है? जो क्यूबिट सीरीज, उसमें हमने ये सारे पढ़े हैं क्यूबिट वाले में, जिसने क्यूबिट की क्लास देखी उसको पता है। नेस्डेक अमेरिका, निक्की किसका? जापान का। फिर ताईएक्स ताइवान का, डाउ जोन्स किसका है? अमेरिका का। फिर DAX, ये एक आपके लिए नया वर्ड है, DAX किसका है? DAX, DAX है हमारा जर्मनी का, DAX जर्मनी, DAX जर्मनी। फिर CAC किसका है? फ्रांस का, CAC फ्रांस का। फिर है कोस्पी, कोस्पी कोरिया का, आपको याद रह जाएगा ये वर्ड है COSPI, कोस्पी। और कोरिया की स्पेलिंग क्या होती है? KOREA, ये भी KO, ये भी KO, तो कोरिया कोस्पी, कोरिया केस्पी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको ये याद रखना है FTSE 100, FTSE 100 ये किसका है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। फिर है स्ट्रेट्स टाइम्स, स्ट्रेट टाइम्स किसका है? सिंगापुर का। स्ट्रेट्स टाइम्स किसका है? सिंगापुर का। फिर संघाई कंपोजिट, संघाई नाम से पता चल गया ये चाइना का है। फिर है हैंगसेंग, हैंगसेंग और हांगकांग दोनों सिमिलर वर्ड लग रहे हैं, तो ये भी इजीली याद हो जाएगा। फिर है आइबोस्पा, ये किसका है? ब्राजील का। ये टफ याद रखना है, आइबोस्पा किसका है? ब्राजील का। तो ये हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है जो कि सूचकांक है, और कौन से देश से रिलेटेड है ये आपको याद रखना है। 12 में से नेस्डेक याद है यूएसए का, निक्की भी इजी है, ताइवान का, डाउ जोन्स यूएसए का, DAX जर्मनी का, CAC फ्रांस का, कोस्पी कोरिया का, FTSE 100 किसका है? यूके का। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर का, फिर संघाई कंपोजिट चाइना का, फिर हैंगसेंग हांग का, और आइबोस्पा किसका है? ब्राजील का। तो ये हमारे मुख्य सूचकांक है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार। और जो आप छोटे जो नोट्स, आप प्रीसी नोट्स जो आप टेबल पे चिपकाते हो, उस पे ये नोट्स में चिपका देना ये वर्ड लिख के। हो सकता है यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा जाए। नेस्डेक अमेरिका, नेस्डेक किसका है? अमेरिका का। निक्की किसका है? निक्की जापान का। ताईएक्स ताइवान का। डाउ जोन्स किसका है? अमेरिका का। DAX किसका है? जर्मनी का। CAC किसका है? फ्रांस का। कोस्पी किसका है? कोरिया का। FTSE 100 किसका है? यूके का। स्ट्रेट टाइम्स किसका है? सिंगापुर का। संघाई कंपोजिट किसका है? चाइना का। हैंगसेंग किसका है? हांगकांग का। और आइबोस्पा किसका है? ब्राजील का। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद में हमारे जो अगला फैक्ट है वो है पेंशन क्षेत्र में हमारा क्या विकास हो रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो मौद्रिक क्षेत्र है उसमें हमने क्या किया है, लगातार हम स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो पेंशन क्षेत्र में हम किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, तो 15वें वार्षिक बजट जो FCA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अनुसार भारत का समग्र विश्व पेंशन सूचकांक मूल्य 2022 के 44.5 से बढ़कर 2030 में
45.9 हो गया। तो एक बार ये इस फैक्ट को आप पढ़ लेना 2-3 बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है इस प्रकार के कुछ टफ क्वेश्चन बनाए तो इसमें ये पूछा जा सकता है। और भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बीमा एवं पेंशन फंड आस्तियों की हिस्सेदारी कितनी है? बीमा की हिस्सेदारी हमारी 19% और इनकी कितनी है? पेंशन फंड की हिस्सेदारी है वो 5% है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसको एक बार कंसाइज करके वापस देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थी स्थिरता। उसमें हमने ये देखा कि जो भारत का निफ्टी 50 है उसकी वो जो वृद्धि है वो लगभग 27% है। ये चीज यह दर्शाती है कि जो आम लोग, आम जनता है, उसमें शेयर मार्केट के प्रति जो विश्वास है वो उत्तरोत्तर या प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको याद रखना। याद इसमें रखने वाला ये है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो कब तक प्राप्त करना है? 2047 तक। फिर वित्तीय मध्यस्थता के बारे में पढ़ा। फिर हमने एमएसएमई से संबंधित कुछ चीजें पढ़ी। उस सरकार ने जो पहले शुरू किए पहल के बारे में पढ़ा। सबसे पहला पहल है TREDS, ये जो डिजिटल नेटवर्क प्रणाली है और सरकार के द्वारा जितना भी हमें माफ किया जाता है लोन वगैरह, इसमें छूट भी दी जाती है, वो इसके माध्यम से दी जाती है। फिर हमने उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किए। जो एमएसएमई सेंटर में जो सेक्टर है उसमें अगर पंजीकरण करना तो उसके लिए एक ऑनलाइन एकीकृत पंजीकरण प्रणाली शुरू की है 1 जुलाई 2020 से। फिर हमने एमएसएमई की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो 1 जुलाई 2020 से चेंज करती है। अब सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे? जिसमें निवेश 1 करोड़ से हो और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ हो, उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म उद्योग। लघु उद्योग उसको कहेंगे जिसका निवेश 10 करोड़ हो और टर्नओवर 50 करोड़ हो, उसे हम क्या कहेंगे? लघु। मध्यम उसे कहेंगे जिसका निवेश 50 करोड़ हो और टर्नओवर कितना हो? 250 करोड़ हो, उसको क्या कहेंगे हम? मध्यम इंडस्ट्री। तो ये होगी एमएसएमई की नई परिभाषा। पूछा जा सकता है इसमें एमएसएमई में जैसे मान लो सूक्ष्म उद्योग, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, या फिर लघु या मध्यम किसी की भी पूछी जा सकती है। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, सभी लोगों को सभी जो कि बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। और इसमें हमने पढ़ा कि एक रिपोर्ट है वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा यूपीआई 1, 2, 3 पे लॉन्च ऐप किसने शुरू किया? आरबीआई ने। और यूपीआई लाइट किसने शुरू किया? एनपीसीआई के द्वारा शुरू किए गए। फिर प्रोजेक्ट नेक्सस है जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार, खुदरा लेन देन व्यापार है, उसके संबंधित है। और इसमें 4 आसियान देश है उसको है जो कि भारत के साथ जोड़ना है। और 4 आसियान देश कौन कौन से हैं हमारे? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद में हमने पढ़ा फिनटेक। फिनटेक का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब वित्तीय क्षेत्र में है जो कि तकनीकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? फिनटेक कहलाता है। और भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक इकोनॉमी मानी जाती है। फिर हमने डीपीआई पढ़ा, डीपीआई के बारे में कुछ चीजें पढ़ी। उसके बाद में हमने पढ़ा इंडिया स्टेक। इंडिया स्टेक का संबंध किससे है? अगर हम डिजिटल लेन देन करें तो हमें एक डिजिटल जो आइडेंटिटी दी जाती है उसको क्या कहेंगे हम? इंडिया स्टेक। और इसमें 3 पैसा। सबसे पहले हमारा, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप फिंगर या पासवर्ड डालते हो, तो वो क्या हो गया? हमारी पहचान स्तर। उसके बाद हम क्या करते हैं? किसी को पेमेंट देते हैं, तो पेमेंट देना है कि उसको क्या कहेंगे? हमने भुगतान किया है। फिर हमने डेटा शासन। उसके बाद में हमें जो रिसिप्ट देता है कि ये आपने किया है और ये आपकी क्या होगी? ये आइडेंटिटी होगी, तो उसको क्या कहेंगे? डाटा शासन स्तर। और ये डिजिटल लेन देनों को सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति को एक डिजिटल ये क्या करता है? आइडेंटिटी प्रदान करता है इंडिया स्टेक। फिर एक आईएमएफ की एक रिपोर्ट है कि अगर डिजिटल वित्तीय समावेशन भारत में बढ़ता है तो भारत की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है, औसत वार्षिक वृद्धि दर, वो 2.2% से अधिक बढ़ सकती है। इसको ध्यान में रखना है। फिर भारतीय पूंजी बाजार में रुझान। इसमें हमने पढ़ा कि जो IRDAI ने शुरू किया है मिशन की सभी के लिए बीमा 2047 तक, किसने शुरू किया है? IRDAI ने शुरू किया है। फिर हमने प्रमुख सूचकांक पढ़े। नेस्डे किसका? अमेरिका का। निक्की किसका? जापान का। डाउ जोन्स किसका? अमेरिका का। ताइएक्स किसका? ताइवान का। डीएक्स किसका? जर्मनी का। CAC किसका? फ्रांस का। फिर हमने कॉप्सी कोरिया का। फिर पढ़ा FTSE 100 यूके का। स्ट्रेट टाइम्स किसका? सिंगापुर का। संघाई कंपोजिट किसका? चाइना का। हैंगसेंग किसका? हांगकांग का। और अबोस्ट वेस्पा किसका है? ब्राजील का।
उसके बाद में हमने पेंशन क्षेत्र में पढ़ा, और पेंशन क्षेत्र में जो समग्र विश्व पेंशन सूचकांक है उसमें 44.5% से हम बढ़कर कहाँ हो गए 45.9%। और भारत की जो सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद है उसमें पेंशन क्षेत्र और बीमा क्षेत्र का योगदान कितना है, लगभग 19% और 5%। इसके साथ ही हमारा जो आज का सेकंड चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपको, या फिर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को आप आराम से पूरा देखना, उसके बाद में अपने अपने जो शॉर्ट नोट्स है वो आप तैयार कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।